नमस्कार। हम जोखिम की जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जोखिम के जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है उसका अर्थ है, उसकी परिभाषा हमने जान ली है। उसके बारे में कल अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम जोखिम की जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है तो सामाजिक तथ्य की विशेषताओं की जानकारी लेंगे कि सामाजिक तथ्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देखेंगे। तो जोखिम ने सामाजिक तथ्य है उसकी दो विशेषताएं मूल रूप से बताई है। और दो विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली विशेषता है बाह्यता, अर्थात सामाजिक तथ्य है वह एक व्यक्ति की चेतना से बाहर स्थित होते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता बताइए बाध्यता, अर्थात यह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो पहली विशेषता बाह्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बाह्यता सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति से बाहर होते हैं और ये व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। जब व्यक्ति अपने समाज के विरुद्ध कोई आचरण करता है या कार्य करने की सोचता है या कोई कार्य करता है तो उसे आभास होता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सामाजिक तथ्य उसके बाहर विद्यमान है, जैसे कि मूल्य है, परंपरा है, सामाजिक नियम है, प्रथा है, जो कि उसके बाहर विद्यमान है। वह उसे ऐसा गलत कार्य करने से रोक रहे हैं, उनको समाज विरुद्ध आचरण करने से उनको रोक रहे हैं। जोखिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य है वह व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत शक्ति या अधिकार से परे एक सामूहिक चेतना है, जैसे जनरीतियां हैं, प्रथा है, परंपराएं हैं, कानून है, धर्म है, नैतिकताएं, ये सब क्या है? ये सामाजिक तथ्यों के उदाहरण है जो कि व्यक्ति से बाहर स्थित होती है और व्यक्ति से सर्वोपरि होती है। जब व्यक्ति अपने समाज के नियमों को तोड़ता है या कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब उसे इसका एहसास होता है, अनुभव होता है कि कुछ ऐसे तथ्य है जो उससे परे है, उससे बाहर है, जो उससे ऊपर है, जो कि उसको बार बार नियमों की, कर्तव्यों की याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि उनको इनका पालन करना चाहिए। इन्हीं को दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा है जो कि व्यक्ति के बाहर स्थित होते हैं। दुर्खिम ने चेतना के दो प्रकार बताए हैं, जैसे एक व्यक्तिगत चेतना जो एक व्यक्ति की चेतना होती है, दूसरी सामूहिक चेतना जो एक पूरे समूह की चेतना होती है। व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति अपना सोच बदल सकता है और उसके ऊपर है, लेकिन समूह की चेतना पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कोई एक व्यक्ति चाहे उसको बदलना तो वह एक व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता। दुर्खिम ने लिखा है उसकी बाह्यता की विशेषता के बाद को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने कई जगह लिखा है, जैसे दुर्खिम ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार में अपने बहुत से दायित्वों का निर्वाह करता है। अपने से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बराबर के हैं और सबके साथ उसके बहुत सारे दायित्व होते हैं। तो व्यक्ति द्वारा परिवार के दायित्वों का निर्वाह करना है ना, वो उसका व्यक्तिगत गुण नहीं है, आगे उसका व्यक्तिगत गुण है इसलिए वो उनके दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गुण है जो कि उसे परिवार से प्राप्त होता है। वह परिवार से किस प्रकार प्राप्त होता है? परिवार की सीख के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा, उसके सामाजिकरण के द्वारा, जो उसे बार बार बताया जाता है उसके द्वारा वह प्राप्त करता है। व्यक्ति को तो वह यह भी कई बार यह भी मालूम नहीं रहता कि वह इन दायित्वों का निर्वाह क्यों कर रहा है। इस प्रकार का दायित्व निर्वाह करना उस सामाजिक तथ्य का ही परिणाम है जो व्यक्ति से बाहर स्थित होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जब कहीं अपने धार्मिक स्थल पर जाता है ना, जाना प्रारंभ करता है, तो वह उनके विश्वासों के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है जो उसके धार्मिक स्थल के होते हैं, जो पहले से निर्धारित होता है कि उस धार्मिक स्थल के कौन कौन से नियम है
किस प्रकार की परंपराएं, उन परंपराओं का पालन करता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य है वह व्यक्तिगत चेतना से बाहर स्थित होते हैं। यह सामूहिक चेतना है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य भी करते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी जो बताई गई है सामाजिक तथ्य की, वह बताई गई है बाध्यता। बाध्यता यानी बाध्य करना, उसको मजबूर करना। सामाजिक तथ्य की ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है और दुर्खिम ने इसका तात्पर्य यह बताया कि यह वह गुण है जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य अपनी प्रकृति से न केवल व्यक्ति से बाहर स्थित होते हैं, बल्कि बाहर स्थित होते हुए भी अपनी दबाव शक्ति के द्वारा यह व्यक्ति को उन कार्यों को करने के लिए बाध्य करता है जो कि समाज सम्मत होते हैं। तो सामाजिक तथ्य इस दृष्टिकोण से भी बाध्यता मूलक है कि व्यक्ति में सामाजिक तथ्यों को बदलने की क्षमता नहीं होती है। व्यक्ति मनचाहे तरीके सामाजिक तथ्यों को नहीं बदल सकते, बल्कि व्यक्ति को अपना व्यवहार सामाजिक तथ्यों के अनुसार बदलना पड़ता है। तो सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति पर भारी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं और इसी को दुर्खिम के शब्दों में कहें तो एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है जो व्यक्ति पर भारी दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये उन्हीं के शब्दों में हमने बताया है। तो व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। अगर व्यक्ति सामूहिक चेतना के परिणाम जो सामाजिक तथ्य है उनका पालन नहीं करता है तो समाज उनको दंड देता है ना। इसलिए सामाजिक तत्व व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, उस पर दबाव रखता है, उस पर अपना प्रभाव रखता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता है, बल्कि ये सामूहिक चेतना का परिणाम होती है। इसी कारण ये तथ्य है वो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं और सामाजिक तथ्यों की इसी विशेषता सामाजिक दबाव या प्रभाव या नियंत्रण के कारण है ना व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए मजबूर होता है। समाज में कानून है, आचार संहिता है, नैतिकता है, प्रथा है, परंपरा, ये सब क्या है? ये सामाजिक तथ्य है। और जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है, जब इनको तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसे इसकी बाध्यता का, इसका दबाव का अनुभव होता है कि इनमें जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, कानून हैं, इन सब में ऐसा दबाव होता है जो कि व्यक्ति को समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य ने उसकी बाह्यता की विशेषता को रेखांकित किया है, लिखा है कि इस प्रकार ये विचार या व्यवहार व्यक्ति के बाह्य मात्र ही नहीं होते हैं, अपितु तो अपनी दबाव शक्ति के कारण व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र अपने आप को उस पर लागू करते हैं। निसंदेह जब मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और उनके अनुरूप आचरण करता हूँ, तब यह दबाव कम प्रतीत होता है। अर्थात ये दबाव कब महसूस होगा? दबाव तभी महसूस होगा, इन सामाजिक तत्वों का दबाव तभी महसूस होगा जब व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, तब उसको दबाव का प्रतीत होगा। अगर व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करता है तो उसको ये दबाव इतना महसूस नहीं होता। जैसे सामाजिक कानून एक सामाजिक तथ्य है और व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कानून सम्मत तरीके से करता है तो उसको कानून कुछ नहीं कहता, कानून उस पर कोई दबाव नहीं डालता। लेकिन जब व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने से अर्थात कानून को तोड़ने से रोका जाएगा। अगर वो उसने कानून तोड़ दिया है, अर्थात कानून कार्य को कानून तोड़कर पूरा कर दिया है, तो कानून के उल्लंघन करने के कारण उसको हानि को पूरा करने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला जाएगा, उसको दंड दिया जाए, उसको सजा दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कानून व्यक्ति पर समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए दबाव डालता है, उसको बाध्य करता है। दुर्खिम ने अनेक उदाहरण देकर के सामाजिक तथ्य की बाध्यता है उसकी विशेषता को बार बार समझाया। उन्होंने कहा है कि सामाजिक तथ्य है
वो व्यक्ति को समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। और व्यक्ति अगर इनका उल्लंघन करता है, सामाजिक नियमों का, प्रथाओं का, परंपराओं का, कानून का अगर इनका उल्लंघन करता है तो यह व्यक्ति पर दबाव डालता है, उल्लंघन करने से रोकता है। और अगर उल्लंघन कर लिया जाता है तो उसको फिर दंड भी समाज के द्वारा दिया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। जब हम इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं तो तीसरी विशेषता है उसकी अधिव्यक्तिक, सुपर इंडिविजुअल, अर्थात व्यक्ति से ऊपर। अधिव्यक्तिक, ये व्यक्ति और व्यक्ति से भी ऊपर। तीसरी विशेषता इसकी यह है। सामाजिक तत्व में सामाजिकता का गुण निहित होता है। जैसे सामाजिक तत्व की उत्पत्ति है या विकास है या इसकी निरंतरता है, या सतत रूप से चलते रहते हैं, ये सब समाज पर आधारित होते हैं। सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति है वो सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, और इन तथ्यों का संबंध है व्यक्तिगत चेतना से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना से होता है। समाज, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक अंतर्विवेक इससे होता है। दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति और व्यक्तिगत चेतना से उच्च और व्यक्ति से बाहर माना है। जो सामाजिक तथ्य व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, तो सामाजिक तथ्य के अनुसार ही व्यक्ति को समाज में अपना जीवन यापन करना होता है। सामाजिक तथ्य किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण समाज के। इसको अधिव्यक्ति क्यों कहा? अधिव्यक्ति इसलिए कहा है कि यह व्यक्ति से ऊपर है, जो कि व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसको अधिव्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है कि अकेला व्यक्ति उस सामाजिक तथ्य को बदल दे, क्योंकि यह तो संपूर्ण समाज की धरोहर है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि चाहे जब सामाजिक तथ्यों को बदल दे, क्योंकि यह संपूर्ण समाज की धरोहर होती है, जो व्यक्ति को है वो नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है कि वह समाज सम्मत व्यवहार करे, समाज सम्मत क्रियाएं करे। प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपरा आदि सब सामाजिक तथ्य है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के द्वारा ही निर्मित होती है। चाहे हो सकता है कि इनमें किसी व्यक्ति का योगदान रहा हो या किसी का सहयोग रहा हो उसको आगे बढ़ाने में, लेकिन किसी एक व्यक्ति में क्षमता नहीं होती है कि उनको बदल दे, इसलिए उनको अधिव्यक्ति कहा गया है। धन्यवाद। आगे इसकी और विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे।